आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आज हम बात कर रहे हैं हरकारा डीप डाइव में समी अहमद से, जो पटना में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस बीच जो कुछ बिहार में हो रहा है उस पर पैनी नजर रखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जो सघन क्या बोलते हैं, सत्यापन जो हो रहा है मतदाता सूची का बिहार में, जिससे करीब 4 1 करोड़ लोगों उसके घेरे में हैं, जिन्हें ये साबित करना है कि वो मतदाता सूची में उनका जो नाम है वो सही है या नहीं है, वो लोग हैं भी कि नहीं हैं, अस्तित्व में है कि नहीं है, दूसरा ये कि वो भारतीय हैं कि नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो बात बिहार चुनाव को लेकर होनी चाहिए थी, जो कि नवंबर में ये इस विधानसभा का समय खत्म होने वाला है, तो उसके पहले ही चुनाव होंगे। तो ऐन वक्त पर चुनाव आयोग ने ये ऐसा करके काफ़ी सारी मातमा चौकड़ी सी मचा दी है, जो जिसको लेकर राजनीति में भी, लोग भी, सरकार में भी, सब लोग थोड़े से हैरान हैं कि ये कैसे हो पाएगा। और उसको लेकर खास तौर पर विपक्ष का खासा परेशान है, और वो लोग भी जो लोग हाशिए पर हैं, जिनके पास कागज नहीं है, जिनकी साक्षरता में कमी है, और जो नया एंगल इसमें आया है कि कहीं वो विदेशी तो नहीं है, घुसपैठिए तो नहीं है, जैसा कि झारखंड में इस तरह की खासी नारेबाजी की गई। तो आइए सभी से समझते हैं कि पहले ये बिहार में हो क्या रहा है इस समय, जो इसको लेकर बहुत सारे सवाल और बवाल दोनों खड़े हो रहे हैं। बिहार में एक जमाने में जो स्टूडेंट होते थे, जिनको नौकरी चाहिए होती थी, वो फॉर्म जमा करने के अभियान में लगे रहते थे। अभी बिहार में 8 करोड़ लोगों को लगभग फॉर्म भरना है, और इसकी वजह चुनाव आयोग का एक आदेश है जिसका नाम SIR रखा गया है, स्पेशल ये इंटेंसिव इंटेंसिव। रिवीजन। तो ये SIR वो कह रहे हैं उसको, विशेष सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, जो इनकी अपनी तैयार की गई मतदाता सूची है, वो उसके बारे में अब अचानक, जबकि चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, उन्होंने कहा कि 24 तारीख को, मतलब 24 जून को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए कि साहब बिहार में ये किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ विज्ञापन वगैरह दिए, उसमें ये बताया गया कि आपके पास BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, जो स्कूल का एक टीचर होता है, वो जाएगा और वो आपको एक फॉर्म देगा। फॉर्म को भर के उसमें फोटो लगाना है और आपको कुछ दस्तावेज देना है, जो कि उन्होंने 11 दस्तावेज बताए थे, उसमें से कोई एक होना चाहिए। फिर जब इस पर हंगामा ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबको नहीं देना है, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है उनके लिए वही काफी है। और फिर जब और हंगामा बढ़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिनका नाम 2003 के लिस्ट में है वो, और उनके बच्चों को भी अब देने की जरूरत नहीं है। तो ये मसला क्या है? मसला ये है कि कुछ लोगों को नहीं देना है, लेकिन जिन लोगों को देना है दस्तावेज, उनकी संख्या 3 करोड़ से अधिक चुनाव आयोग की रिपोर्ट की, या 3 करोड़ के लगभग चुनाव आयोग की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक है। बाकी लोग तो इसको और ज्यादा बता रहे हैं, 5 करोड़ के आसपास। अब देखिए, ये जो छूट की बात कही जा रही है, इसमें भी बहुत पेच है। उदाहरण के लिए 2003 में आपका नाम नीतीश त्यागी में, अगर आप ये एक तरीके के स्पेलिंग के साथ लिखते हैं, वो दूसरे तरीके के स्पेलिंग के साथ है, तो उसमें क्या होता है, जो एपिक नंबर है, इलेक्टोरल जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो बदल जाता है। अभी ZO से चल रहा है, पहले BR से चल रहा है। तो चुनाव आयोग को ये भी बताना चाहिए कि आप अगर पिछला वाला है नाम और वो एपिक नंबर ये है, तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर आप मानते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप उन लोगों को कहें कि ये आपका ये एपिक नंबर पुराना वाला है और आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, हम इसको सत्यापित करते हैं। क्यों बोल रहे हैं बात? क्योंकि डेटा तो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने क्या किया कि ये जिम्मेदारी दे दी मतदाता को कि वो जो है हमने अपलोड कर दिया है, आप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना नाम खोजिए, फिर उसका उद्धरण लीजिए और वो दीजिए। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है ना आम आदमी के लिए बिहार में, जबकि आप जानते हैं साक्षरता 10 20 70% 30% लोग अभी भी निरक्षर यहाँ पे हैं।
मैट्रिक पास जो है लगभग 46% लोग हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो वो भी सबके पास नहीं है। तो इस तरह से हुआ क्या है कि पूरा बिहार, अभी तो लोगों को मालूम नहीं है, जब मालूम होगा तो हंगामा और ज्यादा खड़ा होगा कि पूरा बिहार फॉर्म भरो अभियान में लग जाएगा और पूरा बिहार का जो 3 करोड़ लोग हैं वो दस्तावेज जुटाओ अभियान में लग जाएगा। कायदे से इसका विरोध तो सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, खास करके जेडीयू को करना चाहिए, जिनको अति पिछड़ों पर बहुत भरोसा है। तो उनको तो सोचना चाहिए कि जो उनके अति पिछड़े वोटर हैं वो कहां से ये सब कागजात लाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक मजबूरी है उनकी, इसकी वजह से विरोध नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन जो विपक्षी दल है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब इसको वापस लीजिए आप। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि एक तो आप समय नहीं दे रहे हैं, आपने इतना कम 26 जुलाई लास्ट डेट रखा आपने। तो मिसाल के लिए एक बात बता रहे हैं, एक बीएलओ ने मुझे बताया कि उनके पास 1200 लोगों का फॉर्म आना है, ठीक है। चुनाव आयोग ने उनको अभी तक सिर्फ 300 फॉर्म दिए हैं, तो बाकी 900 लोगों को तो अभी फॉर्म भी नहीं मिला है। वो फॉर्म होगा, उसके बाद वो कब जमा होगा, तो ये सब दिक्कतें हैं। और खास के जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, महिला हो पुरुष हो, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट इस तरह का नहीं। अब आपने 11 का नाम तो ले लिया, लेकिन क्या 11 सरकारी नौकरी में कितने लोग रहते हैं? तो आपने सरकारी नौकरी का भी एक कर दिया है। कितने लोग मैट्रिक पास रहते हैं? इस तरह कितने लोगों के पास पासपोर्ट होता है? तो इसमें मेरा और दूसरे लोगों को भी यही कहना है, आपने इससे पहले जो एक नियम बनाया था कि हम उन लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे जिनके पास अपना आधार कार्ड होगा, उनको एक तस्वीर लेंगे, एक फॉर्म भरेंगे। इतनी सादी सी बात थी। अब इतनी मेहनत से लोग आधार कार्ड बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में आधार कार्ड बनाना भी बहुत मुश्किल काम हो गया। मुझे बाकी जगहों का नहीं मालूम है, वो आधार कार्ड बनाने की जगह कम कर दी गई। तो इतनी मेहनत से मुश्किल से लोग अपना आधार कार्ड बनाते हैं, और आपने कहा कि साहब हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, हम राशन कार्ड को नहीं मानते हैं, हम पैन कार्ड को नहीं मानते हैं। भाई मेरे, तो ये सब तो बुनियादी चीजें आप ही की दी हुई है, भारत सरकार की दी हुई है ना, तो आप सबको क्यों खारिज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये जो कुल मिला के जो मामला है, जैसे इसमें आपने कहा कि नाम में स्पेलिंग बदल गई, पर बहुत सारी महिलाएं शादी करके उनका सरनेम बदल जाता है, तो वो भी अपने आप में उसमें आएगा। और कुछ लोग अपनी जगह बदलते हैं, मतलब बिहार में तो बहुत सारा जो है वो माइग्रेशन काफ़ी होता है वहाँ पे, तो वो भी एक इसको लेकर भी सवाल है। तो कुल मिला के इसको जो है, एक तो जो जो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो कर तो रहा है, उसका तर्क तो शायद ठीक है, क्योंकि वो शायद उनको बाद में भी कर सकते हैं, वो इसको 2029 से पहले भी कर सकते हैं। पर ये ऐन चुनाव से पहले जो करना है, इसको लेकर कई सारे खासे सवाल उठ रहे हैं। तो इसके राजनीतिक जो अर्थात क्या समझे जा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ये जो 24 तारीख का नोटिफिकेशन आया, उससे ठीक 2 दिन पहले चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि बिहार में घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। और अब आप समझ लीजिए कि ये बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों बिहार आकर घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि 20 साल से वो सरकार में है, 11 साल से केंद्र की सरकार में है। नीतीश कुमार ने कभी इस बात को नहीं माना कि बिहार में घुसपैठिए हैं, या उनकी पार्टी ने कभी नहीं माना। लेकिन वो उन्होंने एक बात कही जिसकी चर्चा अब नहीं हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत उसी से हुई। तो 24 तारीख के नोटिफिकेशन से पहले ही हुई इसकी शुरुआत। और उनका टारगेट है सीमांचल। अगर आप राजनीतिक कारण समझना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि ये सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, जहां पर मुसलमानों की संख्या दूसरे जिलों से कुछ ज्यादा है। तो वहां कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर घुसपैठिए आ गए हैं, इनको जो है निकालना जरूरी है। वो अभी तक ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, मतलब के सीमांचल के बारे में, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जो है उसमें इस बात का भी जिक्र है, फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है। तो अगर आपको ये काम करना है, तो ये काम तो सरकार को करना चाहिए। उसको अपना, ये चुनाव आयोग को इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि वो फौरन इलीगल माइग्रेंट्स की खोज में निकल गए? इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये बैकडोर का एनआरसी है। आप सीधे सीधे एनआरसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक अखबार में ये खबर भी आई थी कि जिन लोगों का नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, उनको दरअसल इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। तो ये कितनी बड़ी समस्या होने जा रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए।
कि आप हाँ पहले वही तो, तो मतलब दरअसल आप उसके जरिए आप उनकी भारतीयता, उनकी नागरिकता, उनके होने पर ही आप तरह से सवाल कर रहे हैं। जी, जी, जी। और अगर आपको शक है, तो शक अगर 8 करोड़ मतदाता हैं, तो आपको 10% पे शक हो सकता है, आप उनकी जाँच कीजिए। आपने तो सारे लोगों को एक साथ शक के दायरे में डाल दिया। अब आपने सफाई दी कि नहीं, 2003 वाले को हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई 2003 के लोग एक जगह पड़े हुए हैं, उनका नाम करेक्शन हुआ है। आप जो ये फिगर दे रहे हैं कि 4.96 करोड़ लोग जो हैं उसमें हैं, कैसे दे रहे हैं? आपने उसको काटा, आपने पता लगाया कि कितने लोग जैसे मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप अलग अलग जगह पर हैं, तो जरूरी नहीं कि 2003 के इलेक्टोरल रोल में अगर मेरा अपने गांव में नाम है और अब मैं पटना में रह रहा हूँ, तो क्या आप उसको मान्यता देंगे? ये सब बहुत सी बातें ऐसी है जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और आज तेजस्वी यादव का बयान छपा है कि वो बार बार चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं इस पर अपनी बात रखने के लिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। उसके उलट क्या कर रहा है कि वो कुछ कुछ अपना बयान जारी कर रहा है कि नहीं नहीं, हम तो ये तो भारतीय संविधान के अनुसार है। अरे भाई, भारतीय संविधान को कौन नहीं मान रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार नहीं, ही तो आपने इसमें आधार। इसमें एक और जो दिक्कत ये है कि जो सरकार के बाकी सारे जो जहाँ पे हमारी होने की प्रामाणिकता तय होती है, चाहे वो जन्म जो रजिस्टर हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, दुनिया भर के लाभार्थी हैं, जिनको आप मनरेगा के लोग हैं, जिनको फिर आप 80 करोड़ लोगों को इस देश में जो है मुफ्त का राशन दे रहे हैं, तो दरअसल आप उन सारी प्रक्रिया पे, उन सारे आंकड़ों पे, उन सारे डेटाबेस पर भी आप शक कर रहे हैं। तो सरकार बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये मान रही है कि हमारा सारा डेटा जो है वो संदिग्ध है? मतलब ये कैसी गजब की बात है कि अगर विदेशी घुसपैठिए इतने सालों से, तो उनको आप खाना क्यों खिला रहे हैं उनको, जो है, या लोग अब नहीं रहे हैं तो उनको उनके नाम का राशन क्यों जा रहा है? तो दरअसल, और सारी चीजें आप चुनाव के वक्त क्यों तय करने आए हैं? तो ये इसलिए ये बहुत ही मतलब मोटे तौर पे आप ये तो कह सकते हैं कि आपके अधिकार में है चुनाव आयोग की इस तरह की कार्रवाई करना, पर इसके पीछे बहुत सारी शातिरपना और धूर्तता दोनों नजर आती है मुझे। आपने जॉब कार्ड की बात की, मैं बताऊं आपको, जॉब कार्ड को भी इन्होंने बाहर रखा उस दस्तावेज से जो इसमें चलेगा। और बाद में उन्होंने एक छोटी सी बात ये कह दी है कानूनी लड़ाई जीतने के लिए कि नहीं नहीं, ये तो इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। अरे भाई मेरे, आपका बीएलओ ये बात समझेगा? आप तो अपनी दलील के लिए कह रहे हैं, हो सकता है कोर्ट में ये बात कह दीजिए आप। तो आप ये बताइए कि अगर इलस्ट्रेटिव है तो बाकी लोग क्या दे सकता है? आप क्यों नहीं आधार को मान रहे हैं? आप एक तरह से यहाँ के 3-4 करोड़ लोगों के आधार को अमान्य करार दे रहे हैं बिना दरअसल कुछ हाँ बोले भाई, हुए। बिल्कुल। आप जिनके पास राशन कार्ड है, जैसे आपने बात की, उसको आप गलत मान रहे हैं। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको गलत मान रहे हैं, जॉब कार्ड है उनको गलत। सारी चीजें अगर गलत है तो आप सरकार क्यों है? आपकी सरकार है ही क्यों इसके लिए? जब आपने सारी गलत चीजें इकट्ठा कर रखी है देश में, तो क्यों है आप? तो समी ये बात भी है कि जो दो जो, जो, जो प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वो इसके बारे में लगभग मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। उनके लिए कोई ये मुद्दा है ही नहीं शायद। पर विपक्ष के जो सारे दल हैं वो कुछ कुछ कह तो रहे हैं, पर क्या उनमें कोई ऐसी सुबुगाहट तो है, पर क्या वो एक हरकत में भी आते हुए दिखलाई दे रहे हैं, या आगे ऐसा कुछ होगा जिसमें उनकी लामबंदी कुछ होगी या उसको लेकर कुछ जितनी सवाल कोशिश उठाएंगे? उनको करनी चाहिए, जितनी गंभीर ये समस्या है, उनकी कोशिश उतनी गंभीर या उतनी गहरी नहीं है। क्योंकि देखिए, उनको आखिरकार जनता के पास जाना पड़ेगा। समस्या जनता की है ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबार में, टीवी में तो आप बात कह सकते हैं, लेकिन हर आदमी वो बात कैसे सुनेगा, उस तक बात कैसे पहुंचेगी? तो उनको जाना पड़ेगा, सभाएं करनी पड़ेगी और तुरंत करनी पड़ेगी कि देखिए साहब, आप वोटर हैं यहाँ के, आपके पास वोटर कार्ड है और वो वोटर कार्ड दिया हुआ चुनाव आयोग का है और आपका नाम वोटर लिस्ट में है। वो लिस्ट चुनाव आयोग ने शामिल किया था आपका नाम, लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उसको लिस्ट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं आप? ये सवाल तो जाके जनता को बीच उठाना पड़ेगा ना। ये जो आप कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के लोग नहीं बोल रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के बारे में तो मैंने आपसे बात की।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही समझ रहे हैं कि नहीं, चूंकि आम आदमी को कोई इससे ये नहीं होगा इसलिए वो चल जाएगा। नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले लोग हैं। पूरा अपना बिहार जो है कागज जुटाओ अभियान में लग जाएगा, जबकि वो एक बार कागज दे चुका है। आपने उसका जब नाम जोड़ा था तो वेरिफिकेशन के बाद ही जोड़ा था ना, बिना वेरिफिकेशन के तो नहीं जोड़ते हैं आप पता लगाते हैं, फॉर्म देते हैं। अच्छा, एक बात और उन्होंने कहा कि साहब इससे क्या होगा, डुप्लिसिटी रुकेगी। ठीक है, मेरा नाम मान लिया कि अगर 2 जगह पे था तो उन्होंने फोन करके मालूम करके पता लगा लिया कि मेरा नाम 2 जगह पर है, और उन्होंने एक जगह से मुझसे पूछा कि आपका नाम कहाँ से हटा दें। मैंने बताया यहाँ से हटा दीजिए। उसकी वजह ये बनी कि मैंने 2 जगह अप्लाई कर दिया था तो 2 जगह का बन गया। ठीक है, तो उसको हटाइए ना। आप तो सारे के सारे लोगों को शक के दायरे में ला दिया। अब सब लोग जो है जुटे रहो। अब किसी का बच्चा बाहर है, किसी का बाप बाहर है, तो वो आपके 25 दिन के अंदर यहाँ आएगा नहीं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप डाउनलोड करके उसको अपलोड करो, तो ये कोई मामूली बात थोड़ी है। आप चुनाव के का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? आप तो बार बार प्रचार करते हैं कि भाइयों आप लोग आइए वोट देने के लिए, तो कैसे लोग वोट देने आएंगे जब आपका नाम ही नहीं रहेगा उसमें? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो दरअसल अगर अगर हम एक लोकतंत्र के उत्सव की तरह देखते हैं चुनावों को, तो उसमें हम समस्या है या समाधान है। तो चुनाव आयोग का काम था कि उस लोकतंत्र के इस बात की समाधान की तरह वो सबके सामने आता, पर वो इस समय एक समस्या की तरह पेश आ रहा है लोगों के साथ। वो उनकी जिंदगियों को, उनकी नागरिकता को, उनके बाकी सवालों को एक उसकी तरह से उनका तनाव बढ़ा रहा है, उनका लिए झंझट पैदा कर रहा है इस तरह से। तो इसमें जो एक बात मेरे ख्याल सारी पार्टियों ने कही, तेजस्वी ने भी कही और मैंने राहुल गांधी का भी मैंने सुना था इसमें, और क्या बोलते हैं ओवैसी ने भी इस बारे में कुछ कहा। तो बाकी उनमें वहां पे राजनीति में क्या है इसका हलचल हो रही। और जो दूसरी बड़ी बात जो उसके बाद का सवाल है वो ये है कि बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव के लिए बहुत सारे और जमीनी और जरूरी मुद्दे थे जिनके बारे में बात करनी चाहिए थी, जिससे 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 चुनाव में एक सही जनादेश मिलता है या आता है। तो मेरे ख्याल से तो अब इस बारे में वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो सुशासन है या कुशासन रहा है, या वहाँ की बाकी जो विकास की दिक्कतें हैं या गरीबी की दिक्कतें, उनके बारे में कब बात होगी या कैसे बात हो पाएगी अगर यही ऐसा ही रहेगा तो? जी जी, मुश्किल है। असल में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया शुरू की जिसका नाम SIR रखा है, वो एक आफ्टर थॉट है। अगर इनके पास पहले से ये योजना रहती तो इसको पहले वो राजनीतिक दलों को बताते और जनता को भी बताते, जो वोटर है उसको भी बताते कि भाई हम फलाना तारीख से ये काम करने जा रहे हैं और इतना समय आपको मिलेगा, इसमें आप इसके लिए अपने दस्तावेज जुटाइए। आप तो एकदम लगता है कि किसी के कहने पर अचानक आपने ये कर दिया है ताकि मुद्दा जो है भटक गया, जैसा कि आपने कहा। अब बिहार में एक जमाने में बहुत इसकी चर्चा हुई कि भाई यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक हो गई है और लोग यहाँ पे मर्डर नहीं हो रहा है। अभी आप अगर देखेंगे अखबारों में अंदर के पन्नों पर, ऊपर तो अभी भी नहीं चलता है, तो मर्डर का केस, रेप का केस बहुत है। अभी कल कल परसों में एक खबर छपी कि साहब यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां की लड़की के साथ जो है वो 2 साल से रेप। तो ये चीजें अगर 2005 के पहले होती तो इसको बड़ा मुद्दा बना दिया जाता, लेकिन अभी नहीं मुद्दा बनता है, इसलिए कि मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, जो रोल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में अदा करती है, वो रोल अभी का विपक्ष नहीं कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक मजबूत विपक्ष मानता हूँ यहाँ के लिए, बिहार के लिए। हालांकि वो सत्ता में है, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर रहती है, जब जब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए, तो बीजेपी ने एक अच्छा रोल अदा किया और विपक्ष। अभी का विपक्ष शायद उस तरह से मुद्दे नहीं उठा पा रहा है, लोगों के बीच जाके नहीं बना। और मीडिया जो हमारा है, जो अखबार है, मैंने चूंकि अखबार में ही काम किया जाए तो मुझे इसका अंदाजा है कि कैसे 2005 से पहले छोटी छोटी खबरों को मिलाकर एक बड़ी खबर बनाया जाता था और उसको पहले पन्ने पर बिहार में जंगल राज वगैरह का टैग लगा के छापा जाता था। और अभी सभी अखबारों की नीति यह है कि वो खबर या तो जिलों में रह जाती है, या फिर अगर पटना में छपेगी भी तो कहीं कोने में जो आप साहब लोग नहीं देख पाए, उनको कोई इतराज नहीं हो इस बात। तो ये हाल है अभी। तो मुद्दे की जो बात की आपने, बिहार में बहुत मुद्दा है भाई। आपके अपने सर्वे के मुताबिक कितने लोग जो है गरीब हैं, 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। आप उनके लिए अब ऐलान कर रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। आज उन्होंने ऐलान किया कि इंटर्नशिप देंगे। भाई मेरे,
पहले आप ये बताइए कि बिहार में कितने सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय जो है नैक से ए ग्रेड पाए हुए हैं? नहीं है। आप जो एक दो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक मतलब स्वायत्त कॉलेज है उसको मिला हुआ। आपके पास नैक ग्रेडिंग के कॉलेज नहीं है। आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें सीटें खाली रह जाती हैं क्योंकि आप नहीं दे पाते हैं प्लेसमेंट, तो नहीं आते हैं लोग। तो पढ़ाई के बारे में, और जो कहते हैं ना पढ़ाई दवाई, अस्पताल तो बड़े बड़े बन रहे हैं, बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन आपको मालूम है कि पिछले दिन क्या हुआ? एक दलित लड़की आई रेप की शिकार मुजफ्फरपुर से, और उसको 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया, उसको वहां पे एडमिशन नहीं मिला और उसकी मौत हो गई कुछ देर के बाद। तो ये हालत है। मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप स्वास्थ्य की सेवा नहीं दे पा रहे हैं ना। आप स्कूल खोल ले रहे हैं, आप वहां पे सही से टीचर नहीं दे रहे हैं। अभी भी यूनिवर्सिटीज में टीचरों की भारी कमी है, और वहां पे तो जो पिछले शिक्षा सचिव थे उनके बीच और गवर्नर के बीच लंबे समय तक रोक झोंक चलती रही। तो कुल मिला के जो इंसान यहाँ बिहार का, उसकी समस्याओं को तो आपने किनारे कर दिया। अभी फिलहाल तो हम लोग इस बात के लड़ रहे हैं कि भाई मेरा नाम शामिल कर लो, मेरा नाम ये है और ये। आप बताइए कि एक चीज और उसी सिलसिले में बता रहे वोटर लिस्ट के बारे में, कई लोगों का नाम आपके जो टाइपिस्ट होता है वो गलत कर देता है। अब हम उसमें सुधारने में लग जाए, आप कहिए कि उसमें नहीं था, इसमें नहीं था। तो दिक्कतें हैं, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए था चुनाव आयोग को। तो ये पता नहीं क्या SIR लेके बैठ गया। भाई आप इसको बाद में कराते या पहले कराते? समय दे दीजिएगा ना आप। जी। इसमें जो एक बात जैसे महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस खासतौर पर उठा रही थी कि वहाँ की मतदाता जो प्रतिशत एकदम से बढ़ गया था, मतदान प्रतिशत बढ़ गया था बहुत ज्यादा तेजी से, और तो उसके कारण राहुल गांधी फिक्सिंग के बारे में बात कर रहे थे। पर अब वो कह रहे हैं कि नए तरह की फिक्सिंग है जो बिहार में देखने को मिल रही है। तो क्या अब जो है ये जो चुनाव जो भारत में हो रहे हैं, तो उसमें चुनाव आयोग का होना और उसकी भूमिका सबसे ज्यादा निर्णायक होती लग रही है, बजाय पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल इश्यूज के, पॉलिटिकल पार्टीज के। जी, 7 जून को मुझे याद है, 7 जून को राहुल गांधी ने ये बात लिखी थी कि बिहार में भी महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग दोहराई जाने वाली है। तो अब इतना प्रिडिक्टेबल हो गया चुनाव आयोग। शायद उनको ये नहीं मालूम था कि SIR आने वाला है, लेकिन कुछ न कुछ लोगों को अंदाजा था कि हाँ कुछ चुनाव आयोग ऐसा करेगा जिससे कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको फायदा हो, जो विपक्ष के लोग हैं उसको नुकसान हो। कुल मिला के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो बड़ी संख्या में बिहार में है उनको नुकसान हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में कर लिया या करने का आरोप लगा, वो यहाँ बिहार में करना उनको बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बहरहाल लोग पढ़े लिखे उतने नहीं है, उनके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन उतनी जागरूकता जरूर है कि हाँ ये क्या करने जा रहा है ना। सबको मालूम है कि मेरा नाम जो है, क्योंकि देखिए साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप एक तो कि इलीगल आप माइग्रेंट कहलाइएगा, आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो नहीं मिलेगी। तो इससे तो परेशानी होगी। तो बिहार के लोग इस परेशानी को आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो उसमें ये है कि महाराष्ट्र से ज्यादा फिर ये असम की तरह का मॉडल हो जाएगा कि जहाँ पे आपकी नागरिकता को ही लेकर ही बहुत सारे सवाल किए जाएंगे। और उसको लेकर जो बिहार का जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि वो एक वहाँ का एक बड़ा प्रतिशत है जो मतदाताओं का। दूसरा ये कि उनके चुनाव में एक तरह से कई जिलों में कई कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत निर्णायक भूमिका होती है। तो उनमें क्या किस तरह की बात चल रही है? क्योंकि अगर किसी के पास वो अपना साबित नहीं कर पाया, मतदाता सूची में सत्यापन उसका नहीं हो पाया, तो उसके बाद का जो 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 सिनेरियो बनता है उसके लिए, या जो उसके, तो वो कितना डिस्टर्बिंग है। देखिए बिहार में 17.7% मुसलमान हैं, और किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां पर अकेला जिला जहां पे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, और अररिया वगैरह के बारे में है। तो मोटे तौर पर मुसलमानों की सोच ये है कि बहरहाल अपने दस्तावेज दुरुस्त रखो, जमा करो, हासिल करो। लेकिन उनका कहना है कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, इसको सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं बनाया जाए, इसको कमजोर का मुद्दा बनाया जाए, इसको जो बिल्कुल। दबे कुचले लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग, उनका मुद्दा बनाया जाए। हालांकि सबको मालूम है कि टारगेट कौन है, लेकिन परेशानी सबको होगी, ये बात सामने लाई जाए। टारगेट के बारे में तो कोई किसी को शक नहीं है कि कौन कौन लोग टारगेट है। उनको लिए तो वो उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है
बहरहाल आप अपने दस्तावेज दुरुस्त कीजिए, जो हासिल कर सकते हैं वो कीजिए, और जो नहीं होगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं होगी, वो लड़ाई कमजोरों की होगी, जिसमें मुसलमान भी शामिल जी। और ये जो पूरा सत्यापन की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें मतलब इसके क्या, इसमें कितना मतलब जो जो लोग हैं मतलब इतनी मुश्किल आसान होने वाला है सत्यापन जी, आप करवाने की सवाल प्रक्रिया दोहराइए। खुद अपने आप तो सत्यापन नहीं, आपका करवाने सवाल लोग जाएंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, अब आ रहा है। आ रही है? हाँ, मैं कह रहा था कि जो सत्यापन की जो पूरी प्रक्रिया है, ये कितना समय लगने वाला है इसमें? जैसे कि अगर मैं मानता कि मैं अपना कागज लेके जाऊं, तो कितने दिन, कितना इसका हिसाब क्या है कि ये कितना आसान है, कितनी मुश्किल प्रक्रिया है? जो चुनाव आयोग का कहना है कि एक बीएलओ आपके पास 3 बार जाएगा, ठीक है, वो फॉर्म देगा आपको, आप दस्तावेज जमा कीजिए और अपना फोटो लगाइए उस पर एक, और आप उसको जमा कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग की तैयारी का हाल देखिए कि 26 जुलाई को इसको कंप्लीट कर लेना है, और अभी तक वो सिर्फ 25% लोगों के पास पहुंच पाए, और वो बाकी लोग जैसे 1000 में 1200 में 300 मैंने बताया, तो सबको मिला नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि साहब हमने तो कह रखा कि आप डाउनलोड कर लीजिए। भाई सब लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप बात समझें, सब लोग नहीं डाउनलोड करके अपलोड करना जानते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर उनको आप साइबर कैफे भेजिएगा, वहां पर परेशानी होगी, वहां पर वो अपना सारा कार्ड डेटा देगा। तो ये समस्या है, और ये कह रहे हैं कि हम बूथ लेवल ऑफिसर के अलावा बूथ लेवल एजेंट जो हैं पार्टियों के, उनकी भी मदद ले रहे हैं। मेरा कहना है कि जब पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि हम बीएलए का भी मदद ले रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट? तो आप दावा बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप कितना कर पाइएगा? पिछली बार जो 2003 में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने का वक्त दिया गया था, कुछ लोग बताते हैं कि उससे ज्यादा का वक्त दिया गया था। तो आप उसी तरह का वक्त दीजिए ना। और उस वक्त जो है ये सब डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे थे जो आप मांग रहे हैं। आप पहली बात अ, तो कि आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट बढ़ाइए और इसका समय बढ़ाइए, और आपके पास लोग कम हैं ये मानिए, कोई 78,000 वगैरह बीएलओ है, और बोले कि उन्होंने कहा कि 20-23,000 रुपये लोगों को और वो रखेंगे इसके लिए, काम के लिए। तो ये कम लोग हैं, आपकी अपनी तैयारी कम है, अभी आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं सही से, लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, ये सब समस्या है सर। तो ये जो करीब 3.5-4 करोड़ लोग हैं, इन तक पहुंचने के लिए कितने, एक दिन में कोई बीएलओ कितने लोगों से मिल सकता है? कितने मतलब उसके पास क्या टारगेट, 20, 25, 30? देखिए बीएलओ को चूंकि अभी स्कूल के काम से छोड़ दिया गया है, वो अलग कर दिया गया है, वो उनको 300 ही मिला फॉर्म, तो वो अगर एक दिन में भी 300 कर लें तो उसके बाद बैठे रहेंगे। वो उनको अगला फॉर्म कब मिलेगा उनको नहीं मालूम। तो ये तो इस पर निर्भर है कि उनको फॉर्म्स कब मिलते हैं। तो अगर 1200 एक बीएलओ के पास है तो उसको वक्त तो लगेगा, फिर कलेक्ट भी करना होगा, फिर दस्तावेज भी चेक करना होगा। ऐसे थोड़ी है कि खाली आप फॉर्म हमने दिया आप जमा कर लिया। आप फॉर्म लेंगे, उसके साथ दस्तावेज लेंगे, लोगों को समझाएंगे ये दस्तावेज नहीं चलेगा, ये दस्तावेज चलेगा, तो उसमें तो वक्त लगेगा सर। और जो सत्यापन और जो प्रमाणित करना होगा, वो मतलब वो एक तरह से वो बीएलओ ही करेगा या वो ऑटोमेटेड तरीके से होगा? कैसे होगा ये? नहीं, अभी बताया गया कि आप बीएलओ के पास दे दीजिए, उसके बाद वो कैसे सत्यापित करेंगे कौन लोग हैं उनके पास, डेटा ऑपरेटर हैं, कौन करेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। हाँ, ये जरूर कहा कि उन्होंने कि 1 महीना दावा और आपत्ति के लिए देंगे। तो इसके ये जब ये 26 जुलाई को अपना पूरा कर देंगे, तो उनका कहना है कि 15 दिन में वो एपिक भी दे देंगे, और आपका लिस्ट भी मालूम हो जाएगा आपको कि आपका नाम इसमें है कि नहीं। ये सब बहुत कम दिन हम मेरे हिसाब से है। एक तो इतना डेटा जमा करना, 15 दिन में उसको सब सारा डाटा प्रोसेस हाँ, करना। जाहिर तौर पे बिहार बिहार और मतलब भारत में ही, पूरा बिहार क्या मतलब पूरा भारत में ही ये एफिशिएंसी के लिए तो नहीं जाना जाता, कम से कम जो सरकारी उपक्रम जो होते हैं। एक जो चुनाव आखिरी बात इस बारे, आयोग तो वो इतने फॉर्म्स कम क्यों दे रहे हैं? फॉर्म दे, वो उन्होंने प्रिंट ही नहीं किया फॉर्म। तो मैं वही कह रहा था कि साफ ये शायद है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा सोचा समझा, उन्होंने पूरा इसको लेकर जो है ठीक से तैयारी पूरी नहीं की है, और बिना तैयारी के कूद पड़े। और इन्होंने जो जो अब जो बड़ा जो बदलाव लगातार होता रहा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आने के बाद से,
वो ये है कि लोग जिम्मेदार हैं, लोग, ये पूरा ठीकरा लोगों पे फोड़ा जा रहा है, जो काम सरकार का होना चाहिए था, जो उनको करना चाहिए। तो ये एक बदलाव है। दूसरा ये कि साफ लग रहा है कि इन्होंने ठीक से सोचा समझा नहीं, इनकी तैयारी पूरी नहीं है। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है कि ये इतने कम समय में इतनी बड़ी कवायद कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे और फिर बिहार की अपनी दिक्कतें हैं कि जहाँ पे जन्म का रजिस्टर बहुत कम है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग अपनी जगह से काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। और दूसरा कि जिन लोगों को जो लोग इसमें सबसे ज़्यादा इसके घेरे में आएंगे, वो वे लोग हैं जो हाशिए पर हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हैं या सामाजिक तौर पे हैं, या फिर वो अल्पसंख्यक लोग हैं। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पूरी चीज़ को बहुत ध्यान से लगातार देखते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि मतलब एक सबकी लोकतंत्र में सबकी भागीदारी और उनकी नागरिकता जो है वो जो अभी तक थी वो सलामत रहे और वो आगे भी बढ़ती रहे। समी से इस बारे में हम लगातार आगे भी बात करते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसका एक और जो नुकसान सामने को देखने को मिल रहा है वो ये कि जो चुनाव के जो मुद्दे असली होने चाहिए, तो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो लोगों के अपने स्थानीय क्षेत्रीय दिक्कतों के मुद्दे हैं, उन बजाय उनके बारे में बात करने के पूरा बिहार इस समय इस सत्यापन के बारे में, चुनाव आयोग सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है इस चुनाव के जो भी वहाँ होने वाला है। तो ये अपने आप में एक तरह का एक पूरा डिरेलमेंट जिसको कहते हैं वो है। तो समय से हम आगे भी इस बारे में बात करते रहेंगे। आज के लिए इस डीप डाइव में इतना ही। हम इसमें और भी कुछ डेटा आपके साथ शेयर करेंगे इस खबर को लेकर, और लगातार हम इस पे अपनी निगरानी बनाए रहेंगे। और आप सबको इस बारे में बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक भारत में जो हम कहते रहे कि ये खतरे में है, वो खतरे में, पर अब ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र भी खतरे से बाहर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका समी। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।